पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज के नाम पे लगभग 37,000 वसूल चुकी है। तो ये बेवकूफ बनाने वाला जो तरीका कोई इनसे सीखे, चूंकि IRS रहे, तो कैसे इनकम को, एक्सपेंडिचर को कैसे आपको प्रस्तुत करना है ये वो बेहतर शायद जानते हैं, इसीलिए लोगों को बेवकूफ बना रहे 200 यूनिट फ्री के नाम पर। और दूसरा, अभी चुनाव में जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हम पानी के बिल आप चिंता मत करो माफ करेंगे, क्योंकि पूरे जितना रिसेटलमेंट कॉलोनी है, झुग्गी बस्ती है या गाँव है, वहां लोगों के 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख पानी के बिल आए हुए हैं। 2 साल से आए हुए, ये 2 साल से कह रहे हैं हम इसको एडजस्ट करेंगे और कह रहे हैं फ्री करेंगे, 2 साल में नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं चुनाव के बाद करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये चुनाव जीतने के लिए इतनी सारी तमाम घोषणाएं करे जा रहे हैं, ये कुछ देने वाले नहीं है। चूंकि मैं सरकार में, इसी सरकार में 2015 से और 2020 तक की सरकार में भी 2.5 साल मंत्री रहा, और 2020 के बाद जो सरकार फिर से चुनी उसमें भी मैं 3 साल के करीब मंत्री रहा। तो जो अंदर सरकार के द्वारा बेचा जाता है उसकी सच्चाई उससे कहीं परे है। आप लोग ये कह सकते हैं कि आप भी तो मंत्री थे, अब आप वहां से छोड़ के आगे तो बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं, जब मैं मंत्री था तब भी बतौर मंत्री विधानसभा में मैंने इन मुद्दों को उठाया जो मैं आपको बताने वाला हूं, और मंत्री से रिजाइन करने के बाद भी एक विधायक के तौर पर भी मैंने अपनी ही सरकार से इन सारे सवालों को विधानसभा के अंदर रखा। हमने ये योजना बनाई थी कि लोग सीवर में मर जाते हैं, हम एक तरफ मंगलयान भेज रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, लेकिन लोग इंसान के मन में उतर रहा है, अपनी जान गंवा रहा है। उसको हमने रोक लगाई और 200 मशीनें हम लेकर आए, सीवर में उतरने पे पूरा बैन लगाया, और उससे पहले 304A में मुकदमा दर्ज होता था अगर कोई सीवर में मर जाता था। तो हमने कहा जब इसमें ठेकेदार को और इंजीनियर को ये जानकारी है कि इसमें गैस बनती है जिससे आदमी की जान जा सकती है, तो ये फिर रेसेंट नेग्लिजेंट एक्ट में नहीं आता, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आता है। और उसके बाद 304 में मुकदमा दर्ज कराया, सारे केसेस ढूंढ के जो एक्ट के तहत मुआवजा था 10-10 लाख हो दिया। लेकिन उसके बाद भी जो प्राइवेट बिल्डिंग है, मॉल है, उनके अंदर आज भी गटर में लोगों को उतारा जाता है। उस पर भी हमने सरकार के द्वारा योजना बनाने के प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो प्रस्ताव 3 साल से लंबित है, अभी तक भी फाइनल नहीं हो पाया। और दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया वो उसी समाज से थे जो इस काम को किया करते थे। आज उनकी 6-6, 7-7 महीने उनकी किस्त रुक जाती है, उनकी तनख्वाह पैसा नहीं मिलता और उनकी किस्त नहीं जा पाती, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ दिल्ली शेड्यूल्ड है ओबीसी माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये दिल्ली सरकार का एक निगम है जिसके द्वारा दिल्ली के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को अपना स्वरोजगार करने के लिए बहुत ही सस्ते दर पर लोन लिया जाता था। अपनी गाड़ी लेने के लिए बस, पहले लोगों ने बसें भी लगाई, इससे लोगों ने RT भी लगाई, लोगों ने तमाम तरह के छोटे मोटे उद्योग धंधे किए उसी DSFD से लोन लेके। मैंने सरकार से कहा कि आप पहले तनख्वाह गारंटी नेट से देते थे, आजकल आप तनख्वाह नहीं दे रहे, आपने गारंटी नेट बंद कर दी। और जो कॉर्पस 100 करोड़ मिलना था, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ देना था, 50 करोड़ दिल्ली सरकार ने देना था। ना तो केंद्र की सरकार ने अपना पूरा पैसा दिया, ना दिल्ली की सरकार ने दिया। मैं उनसे मांगता रहा लेकिन वो टलता रहा। आज हालत यह है DSFDC में 11 महीने से इस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, और पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से कोई लोन नहीं मिला। तो जो लोग रोजगार कर लिया करते थे DSFDC से लोन लेकर, डिपार्टमेंट SC, ST, OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड को कवर करता है, 90% लोगों को कवर करता है, लेकिन उस विभाग को पैसा नहीं है। और ये सब उस सरकार के तहत है जो सरकार 75,000 करोड़ का बजट की बात करती है, तरह तरह की फ्री सीट की बात करती है, लेकिन SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोग तरक्की ना कर ले, इसलिए जानबूझकर उस विभाग को ठप कर दिया। आज उस विभाग को 11 महीने से अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को देने की सैलरी नहीं है, और लोगों को अपने रोजगार शुरू करने के लिए लोन देने के लिए पैसा नहीं है। इतनी उदासीन सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और बतौर मंत्री भी मैं कितनी बार मैंने फाइल भेजी, कितनी बार मुख्यमंत्री से बात की,
कह रहे सफेद हाथी है। मैंने कहा सफेद हाथी नहीं है, ये गरीब लोगों को रोजगार करने का एक साधन है। फिर वो मुझे कहा कि नहीं हम पैसा देंगे, लेकिन वो टालते इतना टाइम हो गया कि ना कोई पैसा मिला, ना कोई लोन दिया जा रहा, 11 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी है, उसके बाद भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो सरकार कहती है हम बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, हम तो हेल्थ एजुकेशन में हमने फ्री मार दिए। उसका मैं मॉडल बताता हूँ। 12वीं क्लास तक पढ़ने के बाद क्या कोई बच्चा कामयाब हो पाएगा? कुछ मिलेगा उसे? बच्चा बनता है कुछ, उसका भविष्य बनता है हायर एजुकेशन से। और हायर एजुकेशन को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको, उसमें कोई भी हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप नहीं है दिल्ली सरकार की, उसका पैसे का खर्चा ही नहीं उठा सकते। 99% SC ST OBC और माइनॉरिटी दिल्ली सरकार के खुद के कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, उनका खर्चा, उनका फीस नहीं दे सकते दिल्ली सरकार के अपने कॉलेज। मैं उसका फीस चार्ट आपको पढ़ के बताऊंगा और आप देखना कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। इसकी बेकार आप चाहे तो इसकी पूरी जानकारी सरकार से मांग लो, मुख्यमंत्री जी से पूछ लो। साथियों, दिल्ली सरकार का दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सावाडेरी में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एक साल की फीस बीटेक की 2,40,000 है, सॉरी 2,36,700। बीटेक की एक साल की 2,36,700, 4 साल का कोर्स है। इसमें किताबों का खर्चा शामिल नहीं है, हॉस्टल का खर्चा शामिल नहीं है, खाने का खर्चा शामिल नहीं है, ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं है। उसको शामिल कर लो तो एक साल के लिए कम से कम चाहिए 3.5 लाख। तो 4 साल का कोर्स करने के लिए 14 से 15 लाख रुपया चाहिए। क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग और जनरल कैटेगरी के भी क्या 75% लोग ये 14-15 लाख का खर्चा उठा सकते हैं क्या? तो जो अरविंद जी कह रहे हैं हम शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, वो इस मेरे ही सवाल का जवाब दें, ये मुफ्त शिक्षा कैसी है? आपने हायर एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया। तो ये तो मैंने अभी फी शेड्यूल आपको DTU का बताया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। दूसरी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से बीटेक का कोर्स 1 साल का 2,40,000 और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का 2,51,000 1 साल का, 4 साल की डिग्री है। इसमें भी हॉस्टल का, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का बाकी कोई खर्चा शामिल नहीं है। अब आ जाइए ट्रिपल आईटी दिल्ली, 4,50,000 रुपया 1 साल की फीस है, पर सेमेस्टर 2,25,000। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये 4.5 लाख तो केवल फीस है, इसके बाद हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का, बाकी खर्चे जोड़ ले तो कम से कम 6 लाख 1 साल का, 4 साल की डिग्री 6 चौक 24 लाख रुपया चाहिए। क्या 24 लाख का खर्चा बच्चे का एक इंजीनियरिंग कराने का ट्रिपल आईटी दिल्ली से, क्या कोई परिवार, सामान्य परिवार, SC ST OBC माइनॉरिटी तो छोड़ो, जनरल कैटेगरी का भी क्या 75% बच्चा ये खर्चा उठा सकता है क्या? इसके बाद SEU 1,91,300 रुपए। अच्छा, DTU का सेकंड ईयर का 2,46,700, थर्ड ईयर का 2,66,700, फोर्थ ईयर का 2,86,700। यानी हर साल का बढ़ भी रहा है। अभी मैंने वो नहीं बताया आपको। NSUT सेकंड ईयर 2,50,000, थर्ड ईयर 2,70,000, फोर्थ ईयर 2,90,000। इसके बाद हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इस खर्चे को भी जोड़ लो। इसी तरह ट्रिपल आईटी दिल्ली सेकंड ईयर 4,75,000, थर्ड ईयर 5 लाख, फोर्थ ईयर 5,30,000। मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, ये कौन सा आपका शिक्षा का फ्री का मॉडल है जिसमें 5-5 लाख केवल फीस का खर्चा 1 साल का है? हाँ, 12वीं तक पढ़ाने की, सीधा कहो ना मैं केवल 12वीं तक पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद का पढ़ाने का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। एक और जानकारी आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ पूरे दिल्ली के लोगों को और पूरे देश के लोगों को पता लगना चाहिए किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। चारों तरफ एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विदेश से लोग दिल्ली का एजुकेशन मॉडल देखना रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी इनको यूनिवर्सिटी बनाने के बाद का अपना खर्चा खुद उठाओ, यानी अब इन यूनिवर्सिटी को, ये यूनिवर्सिटीज मजबूर है फीस बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्हें अपने को चलाने का पूरा खर्चा खुद उठाना, दिल्ली की सरकार उनको गारंटी रेट देने की तैयार नहीं है। तो फिर दिल्ली की सरकार का पैसा कहां जाएगा? फिर क्यों ढोंग कर रहे हो? इसका मतलब आप दिल्ली के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, आप दिल्ली के बच्चों से शिक्षा को छीन रहे हो। आप केवल उन्हें 12वीं तक पढ़ाकर उन्हें मजदूर बनाना चाहते हो। आपने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का
आपने गारंटी ली थी, आपका अपना खुद का घोषणा पत्र 2013 का देख लीजिए, 2015 का देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, इनके अपने खुद के घोषणा पत्र में है हम आउटसोर्स खत्म करेंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे और ये जितना शोषण ठेकेदारों को थ्रू हो रहा है इसको खत्म करेंगे। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं या दूसरे विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको पक्का करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से, अरविंद केजरीवाल जी आप जवाब दीजिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रेजेंट की मुख्यमंत्री आप इसी की भी जवाब दें, क्या आपने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए एक भी कदम उठाया? क्या आपने कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के लिए एक भी कदम उठाया? अभी मैं एक बात और आपको सामने में खुलासा करना चाहता हूं। अभी पिछले साल 2024 में जनवरी और फरवरी के अंदर सत्र सबसे लंबा चला, लगभग 20 दिन। उस सत्र के दौरान सौरभ भारद्वाज एक मंत्री के तौर पर बोल रहे थे तो उनके बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह बिधूड़ी जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात की थी, तुमने तो कच्चे कर्मचारी पक्के करने की बात की थी। मैं तुरंत वहां खड़ा हो गया और मैंने कहा हाँ की थी। आधे घंटे का भाषण छत्रसाल स्टेडियम का 15 अगस्त का अरविंद केजरीवाल जी का, अपने 40 मिनट के भाषण में 20 मिनट तक उन्होंने कहा था मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, कच्चे कर्मचारी पक्का करूंगा और मैं इस सरकार का हिस्सा रहा हूं और अभी एमएलए उस पार्टी से, ये बात मैंने सदन में कही। मैं ये बात कह रहा हूं कि हाँ वो पक्का करना चाहते हैं, वो ठेकेदारी प्रथा खत्म करना चाहते हैं, क्या बीजेपी साथ देगी? तो रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा हाँ हम साथ देंगे। उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा गौतम जी आप लिखित में प्रस्ताव लाओ, प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी, इसको पास करके एलजी के पास भेजा जाएगा। मैंने लिखित में प्रस्ताव दिया, पहले दिन वो प्रस्ताव नहीं लगने दिया हमारी अपनी पार्टी ने, अपनी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। अगले दिन वो प्रस्ताव लग गया, कार्यसूची में शामिल हो गया। अब उस पर बहस होनी थी लेकिन एंड टाइम पर उसको ड्रॉप कर दिया कि आज दूसरा विषय है, इसको कल लेंगे। कल करते करते मैं लगातार चलता रहा, पूरा सत्र चला गया, यहाँ तक कि जब मुझे लगा इसका मतलब ठेकेदारी प्रथा खत्म ना करने की नीयत केवल बीजेपी की नहीं है, आम आदमी पार्टी भी केवल वोट लेती है, वो मजदूरों का शोषण करती है, उनके जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म नहीं करना चाहती, कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करनी चाहती। क्योंकि मैंने कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का, गेस्ट जो टीचर है उनको पक्का करने का ये प्रस्ताव बकायदा लिखित में लगाया और वो कार्यसूची में लग गया। लगने के बाद भी अगर वो ड्रॉप हुआ, फिर भी अगर वो पास नहीं हुआ 20 दिन तक लगातार सत्र चलने के बाद भी, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। केवल वो 200 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर, क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री तो आप देख रहे हो, उसके बाद जो 400 यूनिट तक 200 से 450%, लेकिन पीपीएसी चार्ज यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि अब तक सब्सिडी दी है 9000 के आसपास, लेकिन पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज के नाम पे लगभग 37,000 वसूल चुकी है। तो ये बेवकूफ बनाने वाला जो तरीका वो इनसे सीखे, क्योंकि आईआरएस रहे तो कैसे इनकम को, एक्सपेंडिचर को कैसे आपको प्रस्तुत करना है ये वो बेहतर शायद जानते हैं, इसीलिए लोगों को बेवकूफ बना रहे 200 यूनिट फ्री के नाम पर। और दूसरा, अभी चुनाव में जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हम पानी के बिल आप चिंता मत करो माफ करेंगे, क्योंकि पूरे जितना रिसेटलमेंट कॉलोनी है, झुग्गी बस्ती है या गांव है, वहां लोगों के 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख पानी के बिल आए हुए हैं।